नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। अभी लगातार एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार में भी एग्ज़ाम होने वाली है और 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्रम में अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण समय है विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, क्योंकि हर एक छात्र ये सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो इस समय खास करके जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, परीक्षाएं नज़दीक हो, तो उस समय आप उस तरह के व्यक्ति से हमेशा बचने का प्रयास कीजिए जो आप में वह कमी भी बतलाए जो कमी आप में है ही नहीं। कहने का क्या मतलब है कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से, खास करके अभी जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, तो जिनकी सोच नकारात्मक हो, जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करना चाहते हो, उनसे बच के रहें। कहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है जो आप उनके बारे में भी नकारात्मक सोचिए। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। आप बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। या नहीं तो लक्ष्य मिलेगा, या नहीं तो आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्राप्त ही होगा। आपका जाएगा कुछ नहीं। इस कारण से नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें। एग्जाम हॉल से निकलने के तुरंत बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को मत मिलाया कीजिए। आप माइंड फ्री करके एकदम स्थिर से खा पी के घर के लिए निकल जाइए। आप कुछ छात्र ऐसे होते हैं, टैक्सी में एग्जाम हाउस निकले, टैक्सी में क्वेश्चन मिलना शुरू, रेलगाड़ी में दिखे रेलगाड़ी में क्वेश्चन मिलना शुरू, मतलब जहां बैठे सिर्फ क्वेश्चन मिलना शुरू, कॉल करके पूछना शुरू करते हैं कि मेरा यह आंसर है, तुम्हारा क्या आंसर है, मेरा हमने इस क्वेश्चन में यह लगाया, तुमने क्या लगाया। इससे क्या होता है कि आप तत्क्षण डिप्रेशन में आ जाते हैं। यदि आपका 2000 क्वेश्चन यदि उसके अनुसार, उस लड़का के अनुसार यदि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा आंसर ही गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जो बता रहा है वही गलत बता रहा हो और आप जो लगा के आए हैं वही सही हो। तो इस डिप्रेशन से आप बचिए। आप एग्जाम देने के बाद तत्क्षण तुरंत बाद आप ना ही क्वेश्चन को मिलाइए, ना ही क्वेश्चन पेपर को देखिए। आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलिए, क्वेश्चन को रखिए और बस मस्ती मूड में आप अपने घर के लिए रवाना हुए, जहां भी आपको जाना हो। और घर पे आने के एक दिन बाद तब आप शांति माइंड से आप क्वेश्चन को मिलाइए, आप आंसर को मिलाइए। जो ऑथेंटिक बुक है उस बुक से मिलाइए। कुछ ऐसा प्रश्न है जो गूगल पे मिलेगा आपको करंट अफेयर्स का, तो उसको उससे मिलाइए। लेकिन किसी लड़का से एग्जाम हॉल में मत पूछिए वहां से निकलने के बाद। तो आज हम लोग फिर चलते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जो एमसीक्यू चल रहा है। कुछ प्रश्न बच गया है और आप लोग विश्वास कीजिए, अब आप लोग किसी भी एग्जाम का, यूपी पीसीएस तक का एग्जाम का, पीसीएस लेवल के एग्जाम तक का, यदि आपको फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई भी प्रश्न मिलता है तो आप विश्वास रखें कि उस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपको नहीं विश्वास है तो आप पूरा फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ाए हैं वो वीडियो देखिए। उसके बाद जो एमसीक्यू वाला जो वीडियो या तीसरा लेक्चर है एमसीक्यू वाला, उसको आप देखिए, दो पहले और यह लगाकर, तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट हो या ऑफलाइन जो भी हो, वहां आप यदि फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप हल करके आएंगे। यह आपसे वादा है मेरा, ऐसा नहीं कि झूठी वादा, यह हकीकत है। आपको खुद लगेगा कि यस क्वेश्चन यहीं से आता है और यही से और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम वो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज का पहला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। मतलब अनुच्छेद 1 में जो है वह फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? मतलब कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए। अब पहला दिया हुआ है विदेश यात्रा करने का अधिकार। नंबर 2 संगम या संघ बनाने का अधिकार। नंबर 3 शिक्षा का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। तो यह क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत
जो मूल अधिकार है उसमें से कौन सा मूल अधिकार जो यहाँ दिया गया है नीचे कोड में वह नहीं है। तो विदेश जाने का जो अधिकार है वो आपको याद होगा मेनका गांधी का जो वाद हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1978 में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब हुआ था, तो 1978 में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि विदेश जाने का जो अधिकार है वह व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वह आता है। विदेश जाने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 21 में है क्या, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यह तो आएगा नहीं 19A में, तो पहला तो गलत हो गया, मतलब क्या पहला नहीं आएगा। दूसरा था संघ बनाने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत, अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार का स्वतंत्रता संविधान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। वह 6 प्रकार का स्वतंत्रता जो है उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) तक में प्रतिबंध भी लगाया गया है। मतलब क्या बाध्यता भी घोषित कर दिया गया है कि इस आधार पर बाध्यता लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो 6 प्रकार का स्वतंत्रता है उसमें सबसे पहला स्वतंत्रता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब क्या बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के एक बाद अनुच्छेद 19(1) के बी में जो है वह है सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब क्या बिना हथियार आप एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं। फिर इसमें संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से आप कहीं भी संचरण कर सकते हैं, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, अपने लिए उपजीविका वृत्ति व्यापार बिजनेस करने की स्वतंत्रता। तो यह जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 19(1) के तहत दिया गया है। तो इसमें पूछा कि कौन नहीं है, नहीं है पूछ रहा है पूछता तब तो यह आंसर होता संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो पहला तो नहीं होगा। तीसरा क्या था, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार में आप लोग को याद होगा 86 अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट के तहत किसमें, तो अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन राइट कर दिया गया, मतलब क्या शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन जो है वह 2009 में पारित हुआ था संसद के द्वारा, लेकिन वह प्रभावी हुआ, लागू हुआ कब, तो 1 अप्रैल 2010 से। राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब, तो 2009, लेकिन लागू कब हुआ राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। और अभी नया में आप लोग को पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 1986 के बाद, यह दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने के लिए यह तैयार किया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश चर्चा में क्यों है अभी, तो कंगना रनावत जी हिमाचल प्रदेश की ही है इस कारण से। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो यह दोनों में कौन, अनुच्छेद 21 नहीं है, अनुच्छेद 21 का कौन, शिक्षा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तेजी में पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जितना तेजी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है और आपको अधिक से अधिक आपको रिवीजन करना है, कंफ्यूजन भी नहीं करना है और नया चीज पढ़ने से भी बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(a) में, अनुच्छेद 19(1) में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं है, मतलब क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में डायरेक्ट रूप से शामिल तो नहीं है, परंतु अंतर्निहित है। मतलब क्या
डायरेक्ट रूप से संविधान में तो उल्लेखित नहीं किया गया, लेकिन उसमें अंतर्निहित, उसी में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसमें अंतर्निहित है? किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। ऑप्शन सुनिए। प्रेस की स्वतंत्रता, नंबर 2 व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, नंबर 3 हड़ताल करने की स्वतंत्रता। पहला क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा क्या था? व्यवसायिक विज्ञापन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 क्या था? हड़ताल करने की स्वतंत्रता। तो देखिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। केवल एक और दो, केवल 1 एवं 3 और 1, 2, 3 इसमें चुनना है कि कौन सा अधिकार हमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है, अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने की जहां स्वतंत्रता है, वहीं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता को इंक्लूड कर दिया गया है। तो सूचना का जो अधिकार है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, वह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अंतर्निहित है। नंबर 2 था व्यवसायिक विज्ञापन करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही व्यवसायिक विज्ञापन करने की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता इसमें उल्लेखित नहीं किया गया। हाँ, सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है, विरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता है वह अंतर्निहित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2, मतलब क्या? प्रेस की स्वतंत्रता और व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, जो इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) में ही वह यह दोनों प्रकार का जो अधिकार है, मूल अधिकार होने के कारण इस अनुच्छेद 19(1) में अंतर्निहित है। और अनुच्छेद 19(1) के तहत कुल 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मतलब क्या, राइट टू फ्रीडम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा है आपको, भारत के संविधान में मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। नंबर 2, सहकारी समिति बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मूल रूप से नहीं था। अब देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन यह बोल रहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का उल्लेख या प्रावधान संविधान करता है। नंबर 2 था सहकारी समिति बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(a) में मूल रूप से नहीं था। तो अब देखिए, जो व्यक्ति फंडामेंटल राइट वाला जो वीडियो है क्लास, वो यदि देखे होंगे तो वह व्यक्ति इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। उसमें हम बतलाए थे कि अनुच्छेद 19(1) के तहत जो 6 प्रकार का हमें स्वतंत्रता दी गई है, उन 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक में प्रतिबंध लगाया गया है। यह संविधान में उल्लेखित है। तो क्या बोल रहा है? पहला तो सही है, क्या जो प्रावधान वास्तव में है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है अनुच्छेद 19(1) का। दूसरा बोल रहा है जो सहकारी समिति बनाने का जो प्रावधान था, वह मूल संविधान में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19(1) में नहीं था। यह भी बात सही है। 97 अमेंडमेंट 2011, मतलब क्या, 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति जो शब्द है वह जोड़ा गया संविधान में। तो दोनों का दोनों जो इसका ऑप्शन है वह इसका दोनों आंसर सही है, मतलब कि 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर है। क्या दोनों राइट आंसर है? तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उन 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 6 तक में प्रतिबंध भी लगाने का प्रावधान संविधान किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सहकारी समिति जैसा शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं है, लेकिन 97 अमेंडमेंट 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत
संविधान में इस सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नागरिक के विचार, विचार एक तरह से बोल सकते हैं थॉट एवं अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब क्या, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, मतलब कि थॉट एज स्पीच देने की स्वतंत्रता, मतलब क्या बोलने की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति का मतलब क्या, आप यदि चित्रकार है तो आप अपने अभिव्यक्ति को किस तरह से दर्शाएंगे, तो आप अपने व्यक्ति को चित्र बनाकर दर्शाएंगे। जो एक गायक है वह अपने अभिव्यक्ति, वो अपने मन की बात को किस तरह से प्रकट करेगा, तो वह अपनी मन की बातों को गाना गाकर प्रकट करेगा, तो वह आपकी अभिव्यक्ति की आजादी। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है युक्ति युक्त प्रबंध लगाता है, मतलब क्या इन दोनों पर जो प्रतिबंध लगता है वो किस बेस पर लगता है। सुनिए, निम्नलिखित में इसके अंतर्गत कौन शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। नंबर 2, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। नंबर 3, न्यायालय की अवमानना। नंबर 4, अवांछनीय आलोचना। और नंबर 5, लोक व्यवस्था। तो जो व्यक्ति फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे उनसे भी यह प्रश्न बहुत ही आसान बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, केवल एक एवं 2, केवल 1, 3, 4 और 5, और नंबर 4 डी में है केवल 1, 2, 3 और 5। नंबर 1 में क्या है, तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। तो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत यह बोला गया है कि जो यह सब जो अधिकार दिया गया है इनमें से किसी भी अधिकार का प्रयोग करते समय यदि भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता पर यदि उसका नुकसान हो रहा है तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी बात, किसी भी मैत्रीपूर्ण संबंध या किसी भी विदेशी राष्ट्र जिसे मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके संबंध में यदि आप कुछ टिक्का टिप्पणी करते हैं जिससे दोनों कंट्री के रिलेशन पर, संबंध पर प्रभाव पड़े या नुकसान हो, तो भी आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरी बात, न्यायालय की यदि आप अवमानना करते हैं, आप अपने बातों से न्यायालय की अवमानना करते हैं और तब आप कहते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 4 जो है इसमें अवांछनीय आलोचना, यह संविधान में नहीं लिखा हुआ। नंबर 5 में जो है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, इसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए आपके स्पीच से, आपके भाषण से, आपकी अभिव्यक्ति से। समझ रहे मेरी बातों को। कहने का मतलब कि आप स्पीच दे रहे हैं और समाज में आप अश्लील बातें बोल रहे हैं और आप एकजुट होकर आप देश के विरोध नारा लगा रहे हैं, आप देश के विरोध बोल रहे हैं कि जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, और यहाँ पर राज्य की एकता को और अखंडता को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, मतलब क्या न्यायालय के निर्णय पर आप कटाक्ष कर रहे हैं और कुछ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति में आप चित्रकार हैं और आप सिर्फ अश्लील चित्र बनाकर आप समाज में बुराइयों को प्रकट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चों में। तो इन सब आधार पर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 और 5। 4 में क्या था, अवांछनीय आलोचना। तो अवांछनीय आलोचना जो शब्द है उसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ख मतलब क्या बी में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। सही बात है, अधिकार है आपके पास। इस संदर्भ में किसे शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन फर्स्ट, एकत्रित जनता जिसे हथियार नहीं रखना चाहिए। एकदम सही बात है, आप एकजुट हो सकते हैं आप, लेकिन आपके हाथ में मतलब क्या आपके पास हथियार नहीं होनी चाहिए। फिर अब यहाँ पर माइंड में आएगा कि जो 19(1) का जो बी बता रहा हथियार नहीं, लेकिन सिख बंधु जो समागम होता है, जो उनका सभा होता है, हजारों हजार की संख्या में जो सिख बंधु होते हैं, तो उनके पास जो कृपाण होता है, एक तरह से जो तलवार बोली या जो उनका एक तरह से चाकू के रूप में जो भी हो, तो वो तो हथियार के रूप में, तो वह तो अनुच्छेद
1 के बी का उल्लंघन कर रहा है? जी नहीं, वह अनुच्छेद 19 1 के बी का उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि वह अनुच्छेद 25 को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता और धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बोला गया? आचरण की स्वतंत्रता। तो उनके धर्म के अनुकूल संविधान बोलता है कि जो आपका धर्म है उस धर्म के अनुरूप आप अपना आचरण कीजिए। तो अनुच्छेद 25 को वो फॉलो कर रहे हैं, ना कि वह अनुच्छेद 19 1 के बी का उल्लंघन कर रहे हैं। क्लियर? तो यह तो ऑप्शन पहला सही है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, और यहां पूछ क्या रहे, कौन नहीं शामिल है? नहीं, याद रखिएगा। नंबर 2, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, यह भी ठीक है। केवल सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए, यह भी बोला गया संविधान में। जब पढ़ाए होंगे हम, और जब आप लोग पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट का वीडियो देखे होंगे या किसी बुक से पढ़े होंगे, तो यह भी लिखा हुआ है उसमें। नंबर 4 में इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल है। और अभी तो बतलाए थे कि भारतीय संविधान में जो है कहीं पर भी हड़ताल का अधिकार जो है, हड़ताल का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। तो इनमें कौन शामिल नहीं है? तो हड़ताल का जो अधिकार है वह शामिल इनमें नहीं है। मतलब क्या? ऑप्शन नंबर 4 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया। एकदम सही बात है। अनुच्छेद 21 मतलब क्या? फंडामेंटल राइट, जो भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। नॉर्दी और नॉटी वहाँ की अमेरिका की शीतल हवाएं हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का नॉमिनेशन किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो भाग 3 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में प्रावधान किया गया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इससे पहले वाला में था नहीं है, यहाँ है सही है। तो एग्जाम आप एक चीज याद रखिए, जिस भी प्रश्न में नहीं हो तो उस क्वेश्चन पेपर पर आप क्वेश्चन में नहीं को घेर लीजिएगा। नहीं को घेरने से क्या होगा? आपको बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नहीं पढ़िएगा आपको आंसर निकल जाएगा। यह भी एक तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का। सही है। तो देखिए पहला, इस मूल अधिकार में विधि की समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया। नंबर 2, यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो नंबर 2 तो गलत है, देखने से लग रहा है, क्योंकि कल हम आपको बतलाए थे, फिर आज बतला देते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30, यह 5 जो अनुच्छेद है, यह 5 अनुच्छेद ही केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट का जो भी आर्टिकल है, वह सारा आर्टिकल इंडियन के साथ साथ जो विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं उन्हें भी प्राप्त है। तो 21 क्या उस 5 श्रेणी में है? नहीं है। इसका मतलब क्या? ऑप्शन बी तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है। ऑप्शन सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी भी व्यक्ति आधार पर भी किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, फिर सुन लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर भी किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी सुन लीजिए। ऑप्शन डी बोल रहा है मात्र एक मूल अधिकार है जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह बोल क्या रहा है कि जो मतलब इनमें से कौन सा सही है? तो अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सही है? तो ऑप्शन में 1 बोल रहा है कि विधिक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वास्तव में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए जो है विधिक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। ऑप्शन सेकंड जो बोल रहा था तो वो तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड जो बोल रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है वंचित किया जा सकता है। और मेनका गांधी का जो बाद आया था 1978, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
1978 में। इस समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत पर ही लागू होता है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन डी जो बोला है कि यह केवल एक मूलाधिकार है, यह केवल एक अनुच्छेद है जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर यह भी ऑप्शन गलत है। क्यों? तो दो ऐसा अनुच्छेद है जिसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह दो ऐसे आर्टिकल है जिसे इमरजेंसी के दरमियान भी निलंबित नहीं किया सकता। इमरजेंसी के संबंध में आप लोगों को पता होगा भारतीय संविधान का भाग 18 के अंतर्गत आपात शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। 352 में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसे बोलते हैं हम लोग नेशनल इमरजेंसी, मतलब क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, जो संवैधानिक उल्लंघन होने पर राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। या राष्ट्रपति जब ऐसा एहसास हो कि उस राज्य का जो संवैधानिक जो तंत्र है वह विफल हो गया है तो राष्ट्रपति भी लगा सकता है। और नंबर थर्ड जो 360 है इसमें वित्तीय आपातकाल का चर्चा किया गया है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, इस बात को भी याद रखेंगे। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। 1962 में पहली बार लगा था जब भारत और चीन युद्ध हुआ था। 1962 में से आप लोग याद रखिएगा 1962 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न 1962 में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को दिया गया था। उसके बाद 1971 में जब भारत पाकिस्तान सेकेंड युद्ध हो रहा था तो नेशनल इमरजेंसी लगा था। और थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगा था। 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 2 बार इमरजेंसी लगा, 71 और 75 में। तो 75 में जो इमरजेंसी लगा यह सबसे अधिक चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर आंतरिक कलह के कारण, आंतरिक स्थिति के कारण, आंतरिक विवाद के कारण इंदिरा गांधी जी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, जिसके कारण इनकी सरकार भी गिर गई। तो यह याद रखेंगे। और राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लगाया जाता है, वो तो लगभग 124-125 बार अभी तक में भारत में लग चुका है। सभी मतलब राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार बहुत बार लगा हुआ है। बिहार में भी लगभग 8 से 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यह याद रखेंगे हम लोग। वर्तमान में महाराष्ट्र में ऐसा कंडीशन स्थिति उत्पन्न हो रहा है और मांग भी चल रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था तो उस चीज को हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा है आपसे शिक्षा के अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजुकेशन जो राइट है, राइट टू एजुकेशन जो है उसके फ्रीडम के बारे में आप जो कुछ बात हम बता रहे हैं उस पर विचार कीजिए। अब सुनिए पहला क्या है, यह एक मूल अधिकार है। यस, यह तो राइट है। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया आर्टिकल 21 का क के तहत, और यह शामिल किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत, मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के क में शामिल किया गया। पहला तो सही है। नंबर 2 देखिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के साथ जोड़ा गया, यह गलत है और यह गलत है। अनुच्छेद 19 के साथ नहीं जोड़ा गया इसे। राइट टू एजुकेशन को जो है या फ्रीडम ऑफ एजुकेशन जो है वह अनुच्छेद 21 के साथ जोड़कर 21 में 21 को क जोड़ दिया गया और राइट टू एजुकेशन दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि 19 में जो है 19(1) में जो है वह 6 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा करता है। उसमें कहीं पर भी यह नहीं बोला गया है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। वहां पर यह बोला गया बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आवाज रूप से घूमने की स्वतंत्रता और मतलब क्या निवास करने की स्वतंत्रता और अपने उपजीविका, आजीविका और ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड करने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। ऑप्शन सी सुनिए, मतलब 3, राज्य 8 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों
को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध, यह भी गलत है। राज्य जो है वह 8 से 14 नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा वो उपलब्ध करने का मतलब बच्चों का उपलब्ध करने का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या 8 से 14 वर्ष। इसलिए बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या पॉलिटी जो है एक स्वीट सब्जेक्ट है, मतलब क्या इसके हर एक बातों पर ध्यान देकर आपको इसके क्वेश्चन को जो है इसके ऑप्शन को जो है वो ध्यान से पढ़ना होगा। एक भी शब्द यदि बोलने में या पढ़ने में मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो 8 से 14 नहीं, यहाँ पर 6 से 14, तो यह भी ऑप्शन गलत है, मतलब 2 और 3 गलत हुआ। नंबर 4 देखिए 93 अमेंडमेंट के तहत 93 अमेंडमेंट 2002 के तहत इसे मूल अधिकार बनाएगा, किसे, राइट टू एजुकेशन को, तो यह भी गलत है। सही कौन है, केवल एक। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कौन सही है, केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 4, तो यह याद रखेंगे हम लोग, इसका आंसर होगा केवल 1, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ना कि 93वां संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, तो 93वां संविधान संशोधन के तहत उच्च शिक्षण संस्थान मतलब हायर एजुकेशन में आरक्षण का जो प्रावधान है शैक्षणिक, वह सब जोड़ा गया, जो जिसका उल्लेख आर्टिकल 15.5 के जैसे IIT, IIM, एम्स, इन सभी में एडमिशन के लिए, शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आरक्षण जो है वो 93 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पहला ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन नहीं है, सिर्फ नहीं को ध्यान रखिए, नहीं है, तो यह तो है राज्य जो अनुच्छेद 45, मतलब क्या 45 का जो चर्चा है वह DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 45 का चर्चा है वह DPSP में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहां से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। DPSP का जो चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है, और इसे राज्य का कल्याणकारी भी बोलते हैं DPSP को। DPSP जो है यह वाद्य योग्य नहीं है, मतलब क्या इसको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो इसी में DPSP में यह राज्य के ऊपर दे दिया गया है कि जो अनुच्छेद 45 के तहत एजुकेशन के समय कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को स्कूल के मतलब क्या प्रबंधन करके, अच्छा से प्रबंध करके, जो भी वहां का कानून हो उस विधि के अनुरूप शिक्षण संस्थान का स्थापना करके वहां पे बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 तो सही है, यह पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन बी की ओर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन बी बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 51 को हम देखिए क्या है, अनुच्छेद 51 को मतलब FD मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है यह रसिया के संविधान से लिया गया है, यह रसिया के USSR सोवियत संघ रसिया के संविधान से यह लिया गया है। FD का जो चर्चा मतलब क्या फंडामेंटल ड्यूटी का जो चर्चा है वह भाग 4 के क में किया गया है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 51 क में किया गया है। तो 86 अमेंडमेंट जो किया गया, 86 अमेंडमेंट के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा का अधिकार है वह जोड़ा गया अनुच्छेद 51 के क में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज रूस के संविधान से लिया गया, रसिया के संविधान से, और यह इसका वर्णन अनुच्छेद 51 को भाग 4 के को। और एजुकेशन का जो चर्चा है वह मेरा कौन सा मतलब वह कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो वह 11वां मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान कुल मौलिक कर्तव्य 11 है, और यह जो मौलिक कर्तव्य यह मेरा नहीं है, मतलब क्या यह बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें। फंडामेंटल राइट्स में बच्चा का अधिकार है एजुकेशन लेने का। DPSP में राज्य का उत्तरदायी है अपने यहाँ कानून के अनुरूप मतलब क्या संसाधन के अनुरूप शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके बच्चों को एजुकेशन देना।
45 के तहत और 51 क के तहत गार्जियन का मतलब क्या पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए, वो बच्चों को स्कूल भेजे वो, और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती है समय समय पर, जैसे साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, अब तो स्कूल में खिचड़ी योजना भी चल रहा है, मतलब कि खान पान योजना भी चल रहा है। तो समय समय पर योजना इसलिए चलाया था जिससे छात्र पढ़ने के प्रति जागरूक हो और वह स्कूल आए कम से कम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो ऑप्शन बी भी सही है। क्या बोल रहा है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कौन प्रावधान किया गया है कि माता पिता या संरक्षक, मतलब कि यदि मदर एंड फादर नहीं है तो उस बच्चा का जो संरक्षक है, जो उसे एडॉप्ट किया है या वो जिसके पास रहता है, कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास, नाना नानी के पास रहता है, मौसा मौसी के पास रहता है, मतलब कि जो उस बच्चे का संरक्षक है उसका यहाँ पर संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। सही है यह। कि तीसरा ऑप्शन क्या था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार का अधिनियम। तो राइट टू एजुकेशन के लिए बात सही है। 2009 में अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया, जो अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ, मतलब क्या है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और नंबर 4, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ। तो अभी तो पता है कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ना कि 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ। तो यह गलत होगा, यह सही होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है आपको 1 अप्रैल 2009। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, तो गलत को पकड़ना था। तो गलत 45 है ही सही, 51 सही है, संसद शिक्षा के लिए अधिनियम बनाया ही है, मगर तीनों ऑप्शन सही है। और नंबर 4 जो ऑप्शन है कि 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ, यह ऑप्शन गलत है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह बता रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के घ के अनुच्छेद घ को, मतलब कि अनुच्छेद 19(1) के घ को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट, सूचना का अधिकार। ऑप्शन सेकेंड, विदेश यात्रा करने का अधिकार। ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार। और ऑप्शन डी, आश्रय पाने का अधिकार। तो बोल क्या रहा है कि 19(1) का घ, अनुच्छेद 19(1) का घ और अनुच्छेद 21 को साथ मिलाकर पढ़ने पर कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। तो 19(1) का जो घ है वह हमें यह देता है कि अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन दोनों को मिलाकर एकांतता का अधिकार बनता है। मतलब क्या, राइट टू प्राइवेसी, निजता का जो अधिकार है वह, यह दोनों अनुच्छेद मिलाकर जब हम पढ़ेंगे तो राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वह प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसको हिंदी में एकांतता का भी अधिकार बोला जाता है, यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सुन लीजिए, अनुच्छेद 20 अपराधों के 2 सीधी में संरक्षण, गलत हो गया। ऑप्शन 22 गिरफ्तारी के 2 सीधी में संरक्षण, ऑप्शन 22 भी गलत हो गया। नंबर सी, अनुच्छेद 21 को, तो अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार, यह भी गलत हो गया। और नंबर 4 अनुच्छेद 19 तो सही है। अनुच्छेद 19(1) के ए के अंतर्गत सूचना के अधिकार को भी फंडामेंटल राइट माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पर घेरा लगा लीजिए, नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार में की गई है। तो यह सही है, पहला ऑप्शन सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन, यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, यह भी सही है। अनुच्छेद 23 जो है, जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है।
तो यह भी ऑप्शन सही है। और ये पूछ क्या रहा नहीं है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई है। और ऑप्शन डी दे रहा है, जो इसका एक अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। यह बात भी सही है। अनुच्छेद 23(2), आर्टिकल 23(2), अनुच्छेद 23(2) के अंतर्गत यह बोला गया है कि जो राज्य जो है वह सार्वजनिक कामों के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वह आपको कार्य आरोपित कर सकता है, इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी क्या बोला है? ऑप्शन सी बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 के तहत दिया गया, जो गलत है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में यह बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खान और जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। जबकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मानव दुर्व्यापार, बालात श्रम, बेगार। तो यह तीनों शब्द का प्रयोग आर्टिकल 23 में किया गया है। तो यहाँ पूछ क्या रहा था? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो अनुच्छेद 23 में इसका चर्चा है, ना कि अनुच्छेद 24 में है। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 23 तक देखे हैं। और आप लोग यह फंडामेंटल राइट का एमसीक्यू का यह तीसरा सीरीज है। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। धन्यवाद।